हाय एवरीवन, वेलकम टू नवनीत आईएएस एकेडमी। हम यहाँ पे जो है क्लास 8 की एनसीईआरटी जो है हिस्ट्री की उसे कवर कर रहे हैं। एंड इस बुक का नेम है आवर पास्ट पार्ट 3। तो जिसमें हम बात कर रहे थे अबाउट दी मॉडर्न हिस्ट्री, राइट। तो हम यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं क्लास 8 की एनसीईआरटी में। एंड इससे पहले क्लास 6 एंड 7 में एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री को हम जो है ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो अपनी कुछ वीडियोस में लास्ट 3 पार्ट्स जो थे, राइट, उसमें हमने जो है सेकंड चैप्टर को जो है कंप्लीट करना स्टार्ट किया था। एंड इसके 3 पार्ट्स जो है हम ऑलरेडी कर चुके हैं। टुडे इज द 4th पार्ट एंड इसके साथ हमारा सेकंड चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, राइट। तो हम देख रहे थे कि किस तरह से जो कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ना, वो किस तरह से अपना जो रूल है वो यहाँ पे एक्सपेंड करती है। डिफरेंट टेरिटरीज जो है हमारे इंडिया की, उसे जो है किस तरह से जो है वो अपने कंट्रोल में कर रही थी। एंड कौन कौन से जो है मेथड्स का वो यहाँ पे यूज करती है, डिफरेंट टेरिटरीज को जो है कंट्रोल में जो है वो किस तरह से करती है। तो वही चीजें हम यहाँ पे कवर कर रहे थे। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी अबाउट दी मराठास, राइट। मराठास जो है उन्हें किस तरह से सबड्यू किया जाता है, जिसकी वजह से जो डेक्कन एरिया है वहां पे जो है इनकी पावर जो है इस्टेब्लिश हो जाती है ब्रिटिशर्स की। एंड मैसूर एरिया की हमने बात की थी, टीपू सुल्तान, हैदर अली हो गए, उन्हें किस तरह से ये सबड्यू करते हैं। एंड आफ्टर दैट जो है अफगानिस्तान की अगर हम बात करें, राइट, अफगानिस्तान को जो है इन्होंने अपने कंट्रोल में किया था। सो डैट की जो रशिया है वो अफगानिस्तान से होते हुए हमारे जो इंडिया का नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, राइट, इंडिया का जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, तो वहां से इंडिया में जो एंटर ना हो जाए, रशिया से जो है इन्हें डर था। डैट इज वाई अफगानिस्तान को इन्होंने जो है अपने कंट्रोल में किया था। एंड वहां से जो है ये अपने आप को सिक्योर करते हैं, अपना जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर है उसे ये सिक्योर करते हैं। एंड फिर पंजाब की यहाँ पे बात आती है, तो उस समय में जो है महाराजा रणजीत सिंह पंजाब में थे, तो तब उनके साथ तो इनके युद्ध होते हैं। तो बट उस समय जो पंजाब को जो है अपने कंट्रोल में नहीं कर पाते हैं, बट महाराजा रणजीत सिंह की डेथ के बाद में जो है ये पंजाब को जो है अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। तो इस तरह से जो है अलग अलग पॉलिसीज का यूज करके जैसे कि सब्सिडरी अलायंस हो गया, या फिर जो है वॉर्स डायरेक्टली जो है हमले करके अलग अलग एरियाज को जो है ये अपने कंट्रोल में कर रहे थे। तो इनकी जो पावर है ना वो बढ़ती जा रही थी धीरे धीरे। एंड एक समय में जो जस्ट ये व्यापार करने के लिए भारत में आए थे, तो पूरी टेरिटरी को जो है ये अब कंट्रोल में कर रहे थे। तो इसी चीज को, इसी टॉपिक को जो है हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। इनकी आर्मी जो है, राइट, आर्मी में जो है क्या क्या चेंजेस आते हैं फ्रॉम द मुगल्स टू द ब्रिटिशर्स, वो चीजें हम यहाँ पे कवर करेंगे। ओके, तो ये जो है मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है। एंड इस पे आपको जो है डेली न्यूज आर्टिकल्स टू रीड जो है द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस के, राइट, उसकी इंफॉर्मेशन मिलेगी। एंड जो डेली लेक्चर्स होते हैं उसकी पीडीएफ जो है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पे मिलेगी। लिंक जो है इसका वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे चुकी हूँ, डायरेक्टली वहां पे जाके आप इसे फॉलो कर सकते हो। तो हमने बात की कि अलग अलग जो तरीके अपना के, अलग अलग पॉलिसीज अपना के जो है ये डिफरेंट एरियाज को अपने कंट्रोल में कर रहे थे, जैसे कि सब्सिडरी अलायंस की बात की थी, राइट। एंड अब हम यहाँ पे बात करेंगे अबाउट द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो ये भी एक इनकी पॉलिसीज थी एरियाज को जो है अपने कंट्रोल में करने की। तो इस पॉलिसी को भी यूज करके जो है कई सारे एरियाज को जो है ब्रिटिशर्स अपने कंट्रोल में करते हैं। तो जो एनेक्सेशंस की जो वेव इन्होंने यहाँ पे स्टार्ट की थी ना, उसका जो फाइनल वेव है ना एनेक्सेशंस की, वो किसके अंडर जो है स्टार्ट होती है, लॉर्ड डलहौजी, जो कि 1848 से लेके 1856 के बीच में जो है ये गवर्नर जनरल थे, उनके अंडर जो है ये होती है। लॉर्ड डलहौजी ने जो है एक ऐसी पॉलिसी जो है यहाँ पे डिवाइस की थी जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बोला जा सकता है। इस पॉलिसी के अंडर क्या होता था कि अगर किसी इंडियन रूलर का कोई भी मेल हेयर नहीं है, मीन मेल वारिस नहीं है, तो उसका जो किंगडम है ना इंडियन रूलर की डेथ के बाद में लैप्स हो जाएगा। डेट इज बिकम द पार्ट ऑफ कंपनी टेरिटरी, मीन जो है उस इंडियन रूलर की डेथ के बाद में उसका जो किंगडम है वो कंपनी की टेरिटरी बन जाएगा। तो ये जो है इन्होंने एक नई पॉलिसी स्टार्ट की थी। तो इसी पॉलिसी के अंडर एक के बाद एक जो है इन्होंने कई सारे किंगडम जो है अपने कंट्रोल में किए थे, जैसे कि सतारा हो गया,
संबलपुर, उदयपुर, नागपुर, झांसी, इन सारे एरियाज को जो है इन्होंने इसी पॉलिसी के अंडर ही अपने कंट्रोल में किया था। एंड फाइनली 1856 में कंपनी जो है अवध एरिया को भी जो है टुक ओवर कर लेती है। तो जब अवध एरिया को जो है अपने कंट्रोल में करने की ये कोशिश करती हैं, तो वहां पे इन्होंने एक आर्गुमेंट जो है ऐड किया था। तो यहाँ पे जो है ये इन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जैसी पॉलिसीज भी नहीं अपनाई थी। कुछ और ही आर्गुमेंट जो है ये लगाते हैं। ये बोलते कि हम अपनी ड्यूटी में बंधे हुए हैं कि अवध को हम अपने कंट्रोल में कर ले, क्योंकि यहाँ पे मिस गवर्नमेंट हो रही है, लोग जो हैं वो अपने राजा से खुश नहीं हैं, तो नवाब जो खुश नहीं है, डेट इज वाई हम जो है अपनी ड्यूटी से बंधे हुए हैं एंड हम लोगों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड डेट इज वाई हम लोगों को फ्री कर रहे हैं फ्रॉम द मिस गवर्नमेंट ऑफ द नवाब, डेट इज वाई हमने अवध को अपने कंट्रोल में कर लिया है। तो काफी ह्यूमिलेटिंग तरीके से जो है एक तरह से नवाब के साथ उन्हें जो है ह्यूमिलेट किया गया था, उन्हें जो है डिस्पोज किया गया था, जिसकी वजह से जो अवध के लोग हैं ना वो एक तरह से रिवोल्ट पे आ जाते हैं। तो जिसकी वजह से हम 1857 का जो रिवोल्ट है वो हमें देखने को मिलता है कि लोग जो है काफी ज्यादा भड़क जाते हैं। एंड ये जो गुस्सा है ना वो हमें 1857 के रिवोल्ट में देखने को मिलेगा। ओके, जिसके बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे। इस तरह से इन्होंने जो है डिफरेंट एरियाज को अनेक्स कर लिया था। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन। तो अब जो है एडमिनिस्ट्रेशन को भी सेटअप करना था, ओनली टेरिटरीज को ही कंट्रोल करना काम नहीं होता, वहां का प्रशासन भी जो है चलाना होता है। तो वॉरेन हेस्टिंग जो है, जो कि 1773 से 1785 के बीच में गवर्नर जनरल रहते हैं, ही वॉज वन ऑफ द मेनी इंपॉर्टेंट फिगर्स जिन्होंने जो है कंपनी की पावर को एक्सपेंड करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो यहाँ पे प्ले किया था। एंड बाय हिज टाइम जब ये एक तरह से गवर्नर जनरल बन के आते हैं, उस समय तक जो है 1773 से 1785 की ये बात हो रही है, तो उस समय तक कंपनी जो है वो बंगाल को एंड बॉम्बे एंड मद्रास इन एरियाज को जो है वो अपने कंट्रोल में कर चुकी थी। एंड ब्रिटिश टेरिटरीज जो थी इट वाज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू द एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स। तो इन्होंने इन टेरिटरीज को जो है ना छोटे छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में जो है डिवाइड किया हुआ था, जिससे जो है ये प्रेसिडेंसीज बोलते थे, जैसे कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी होगी, मद्रास प्रेसिडेंसी होगी, बंगाल प्रेसिडेंसी होगी। ओके, तो दीज वर दी थ्री प्रेसिडेंसी, तीन प्रेसिडेंसीज थी, बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे। एंड हर एक प्रेसिडेंसी को कौन रूल करता था? एक गवर्नर यहाँ पे रखा होता था, हर प्रेसिडेंसी के लिए वो यहाँ पे रूल करता था। तो एडमिनिस्ट्रेशन का सुप्रीम हेड कौन था? वो गवर्नर जनरल हुआ करता था। गवर्नर जनरल कौन से थे? यहाँ पे वॉरेन हेस्टिंग्स थे, राइट। वॉरेन हेस्टिंग्स जो है वो यहाँ पे गवर्नर जनरल थे। एंड उन्होंने जो है कई सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स जो हैं वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाए थे जस्टिस के स्फेयर में। एंड 1772 में उन्होंने एक नया सिस्टम जो होता है जस्टिस का वो यहाँ पे इस्टेब्लिश किया था। एंड हर डिस्ट्रिक्ट में इन्होंने 2 कोर्ट्स बनाए थे, हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो है 2 कोर्ट्स बनाए थे। एक होता था क्रिमिनल कोर्ट जिसे फौजदारी अदालत बोला जाता है, एक सिविल कोर्ट यहाँ पे होता था जिसे दीवानी अदालत बोला जाता था। एंड इसमें जो है मौलवीज एंड हिंदू पंडित्स जो थे उन्होंने इंडियन लॉज को इंटरप्रेट किया था फॉर द यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हु प्रिजाइडेड ओवर द सिविल कोर्ट्स, राइट। जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स होते हैं ना वो यहाँ पे सिविल कोर्ट को प्रिजाइड करते हैं। एंड उसके लिए जो है मौलवीज एंड जो हिंदू पंडित्स हैं ना उन्होंने इंडियन लॉज जो है उसे इंटरप्रेट किया था, इन्हें समझाया था डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को। एंड बट जो क्रिमिनल कोर्ट्स थे, क्रिमिनल कोर्ट की अगर हम बात करें तो वो अभी भी काजी एंड मुफ्ती के अंडर हुआ करते थे, बट अंडर द सुपरविजन ऑफ द कलेक्टर्स। बट इस जो है मुफ्ती, काजी एंड मुफ्ती जो है वो भी कलेक्टर्स के अंडर ही काम करते थे। ओके, तो ये इनका यहाँ पे एक नया सिस्टम था जस्टिस का। बट एक मेजर प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ जाती है डैड कि जो ब्राह्मण पंडित्स हैं ना उन्होंने लोकल लॉज के जो है अलग अलग इंटरप्रिटेशंस यहाँ पे देने स्टार्ट कर दिए थे। कुछ जो है कुछ चीज यहाँ पे समझाता था, कोई जो है कुछ चीज यहाँ पे समझाता था, क्योंकि इट वाज बेस्ड ऑन द डिफरेंट स्कूल्स ऑफ द धर्मशास्त्र। कई सारे टेक्स्ट जो हैं धर्मशास्त्र यहाँ पे अवेलेबल हैं, तो वहां पे लॉज को जो है अलग अलग तरीके से बताने की कोशिश की हुई है। तो कुछ पंडित्स यहाँ पे किसी धर्मशास्त्र को फॉलो करते थे, कोई किसी को फॉलो करते थे, तो अलग अलग इंटरप्रिटेशंस जो होती है ना वो यहाँ पे देनी स्टार्ट कर दी थी। तो यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए 1775 में 11 पंडित जो हैं उन्हें बुलाया जाता है, उन्हें बोला जाता है कि आप जितने भी हिंदू लॉज है ना यहाँ पे उनका एक डाइजेस्ट यहाँ पे बनाएंगे, मीन एक बुक यहाँ पे बनाएंगे।
एंड जब वो हिंदू लॉज का ये डाइजेस्ट क्रिएट करके देते हैं ये 11 पंडित, तो एन.बी. हॉलहेड जो है वो इस डाइजेस्ट को जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, राइट। एंड बाय 1778 तक जो मुस्लिम लॉज के कोड्स होते हैं ना उसे भी कंपाइल कर लिया जाता है फॉर द बेनिफिट ऑफ द यूरोपियन जजेस। एंड जब रेगुलेटिंग एक्ट यहाँ पे इस्टेब्लिश किया जाता है 1773 में, तो उसके अंडर जो है एक सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस्टेब्लिश किया जाता है। एंड एक कोर्ट ऑफ अपील जो होता है, जिसे सदर निजामत अदालत बोला जाता है, वो कैलकाटा में यहाँ पे सेटअप किया जाता है। ओके तो जस्टिस को लेकर जो है काफी सारे जो है वॉरेन हेस्टिंग्स ने चेंजेस किए थे। एंड यहाँ पे जो प्रिंसिपल फिगर हुआ करता था ना इंडियन डिस्ट्रिक्ट का, वो कलेक्टर ही हुआ करता था। हर एक डिस्ट्रिक्ट का जो मेन एक तरह से फिगर हुआ करता था ना, यहाँ पे मेन पर्सन था वो कलेक्टर ही हुआ करता था। तो उसके नेम से ही हमें पता चलता कि उनका क्या काम हुआ करता था। कलेक्टर है तो रेवेन्यू कलेक्ट करेगा, टैक्सेस को कलेक्ट करेगा, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेगा अपने डिस्ट्रिक्ट्स में। एंड उनके अंडर यहाँ पे कई सारे जजेस हुआ करते थे, पुलिस ऑफिसर्स हुआ करते थे, दरोगाज हुआ करते थे उनकी हेल्प करने के लिए। ओके एंड कलेक्टर की जो ऑफिस हुआ करती थी ना उसे कलेक्टोरेट बोला जाता था। एंड ये पावर का एक नया सेंटर बन जाता है। एंड जो प्रीवियस अथॉरिटीज यहाँ पे हुआ करती थी ना पुराने समय में, एंशिएंट समय में या फिर मुगल्स के समय में, वो जो उन अथॉरिटीज को जो है ये रिप्लेस कर देता है। एंड जो है मेन पावर का जो सेंटर है ना वो कलेक्टोरेट हुआ करता था। मीन कलेक्टर का जो ऑफिस है वो मेन एक तरह से सेंटर हुआ करता था पावर का, राइट। सो यहाँ पे जो है टेक्स्ट बुक में आपकी एनसीईआरटी में कुछ वर्ड्स की जो है डेफिनेशन भी दे रखी है, मीनिंग जो है वो दे रखी है, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यूपीएससी जो है वो इनिट बॉक्सेस का यूज करके आपके प्रीलिम्स में जो है क्वेश्चंस वो पुट कर लेते हैं। तो काजी का क्या मतलब होता है? काजी एक जज होता है। आफ्टर मुफ्ती की बात करें तो ये एक जो है ज्यूरिस्ट होता है, जो कि एक तरह से लॉज बनाता है। ओके दैट द काजी वुड एडमिनिस्टर, जिसे काजी जो है फॉलो करता है। एंड इम्पीचमेंट क्या होता है? इम्पीचमेंट एक ट्रायल होता है बाय द हाउस ऑफ द लॉर्ड्स इन द इंग्लैंड। जब किसी पर्सन के ऊपर जो है मिसकंडक्ट का कोई चार्ज लगा दिया जाता है, तो वो वहां पे उसका जो है ट्रायल किया जाता है इन द हाउस ऑफ लॉर्ड इन द इंग्लैंड, राइट। सो नाउ लेट्स सी अबाउट द कंपनी आर्मी। अब आर्मी में जो है क्या क्या चेंजेस इसमें आते हैं? तो ऑब्वियसली कॉलोनियल रूल जो हमारे इंडिया में था, तो नए आइडियाज आते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को लेके, रिफॉर्म्स यहाँ पे होते हैं। बट एक तरह से कॉलोनियल रूल की जो मेन पावर थी ना वो मिलिट्री स्ट्रेंथ में ही एक तरह से लोकेटेड थी। तो अगर मुगल्स की बात करें, मुगल्स के समय में जो आर्मी थी उसमें कौन कौन सी एक तरह से पार्ट्स हुआ करते थे आर्मी के? पहला तो कैवलरी यहाँ पे हुआ करती थी। कैवलरी जिसे सावर्स बोला जाता है, ये ट्रेन सोल्जर्स होते हैं जो कि घुड़सवार जो है एक तरह से सैनिक जिन्हें बोला जाता है। दूसरा यहाँ पे इन्फेंट्री हुआ करते थे, जिसे एक तरह से फुट सोल्जर्स बोला जाता है या फिर पैदल सैनिक बोला जाता है। तो इन जो है दोनों ही जो यूनिट्स हुआ करती थी ना मुगल आर्मी की, इन्हें जो है तीर अंदाजी जिसे आर्चरी बोला जाता है उसकी ट्रेनिंग दी जाती थी। एंड तलवार किस तरह से चलानी है तो ये ट्रेनिंग दिया जाती थी। बट यहाँ पे एक तरह से जो कैवलरी हुआ करती थी ना, जो घुड़सवार सैनिक हुआ करते थे, वो यहाँ पे डोमिनेट करते थे मुगल आर्मी में। एंड बट मुगल स्टेट जो है ना वो ये नहीं सोचती थी कि यहाँ पे कोई प्रोफेशनल ट्रेन इन्फेंट्री रखने की यहाँ पे जरूरत है, तो वो जो है कैवलरी के ऊपर ज्यादा डिपेंड थे। जो मुगल्स थे, मीन जो घुड़सवार सैनिक है ना उसके ऊपर ज्यादा वो डिपेंड थे। जो फुट सोल्जर्स होते हैं ना उसको जो है ट्रेनिंग देना वो सही नहीं समझते थे, मीन उन्हें नीड नहीं लगती थी इसकी। तो अगर रूरल एरियाज की बात करें गांव में, तो यहाँ पे आर्म्ड पीजेंट्स हुआ करते थे। एंड वहां पे जो लोकल जमींदार होते थे ना गांव में, तो वो पैदल सोल्जर्स जो है वो मुगल्स को प्रोवाइड करवाया करते थे, सप्लाई करवाया करते थे। बट ये जो फॉर्म है ना यहाँ पे आर्मी की, जो कि मुगल्स के समय में थी, तो इसमें जो है चेंजेस कहाँ पे आनी स्टार्ट हो जाती है 18th सेंचुरी में, जब मुगल सक्सेसर्स स्टेट जो थी जैसे कि अवध हो गया एंड बनारस हो गया, उन्होंने जो है पीजेंट्स को रिक्रूट करना स्टार्ट कर दिया था अपनी आर्मीज में। एंड उन पैदल सोल्जर्स को जो है एज ए प्रोफेशनल सोल्जर्स जो है ट्रेनिंग देनी स्टार्ट कर दी थी इन्होंने, राइट। अवध एंड बनारस ने, बनारस दोनों ही एरिया के जो स्टेट्स थी, दोनों स्टेट्स जो थी, इन्होंने जो है यहाँ पे जो पैदल सैनिक होते हैं ना उन्हें ट्रेनिंग देनी जो है स्टार्ट कर दी थी एज ए प्रोफेशनल सोल्जर्स। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी जो है यही मेथड अपनाया था।
एंड जब इन्होंने अपनी आर्मी को रिक्रूट करना स्टार्ट कर दिया था तो इनकी आर्मी के जो पर्सन होते ना उन्हें सिपोही आर्मी बोला जाता था। सिपोही जो है ना ये एक इंडियन वर्ड है, सिपाही, वहीं से जो है ये ओरिजिनेट हुआ है, जिसका मतलब होता है सोल्जर। तो जो वॉरफेयर टेक्नोलॉजी तो थी वो 1820 से चेंज हो जाती है। जो कैवलरी रिक्वायरमेंट्स होती है ना अब यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी में, कैवलरी जो घुड़सवार सैनिक होते हैं ना उसकी रिक्वायरमेंट यहाँ पे डिक्लाइन हो जाती है, क्योंकि जो ब्रिटिश एम्पायर थी ना वो उस समय में बर्मा, अफगानिस्तान एंड इजिप्ट में उनका युद्ध चल रहा था। यहाँ पे जो सोल्जर्स होते हैं ना, पैदल जो सोल्जर्स होते हैं उसकी ज्यादा जरूरत थी। एंड उन सोल्जर्स को जो है यहाँ पे इन्होंने हथियार दे रखे थे, जैसे कि मस्केट्स हो गए, मैच लॉक्स हो गए, तो ये गन्स होती हैं, राइट, उनकी ये टाइप्स होती हैं, तो ये दोनों इन्होंने दे रखी थी। एंड जो सोल्जर्स होते हैं ना कंपनी के आर्मी के, उन्हें जो है चेंजिंग मिलिट्री रिक्वायरमेंट के साथ पेस अप करना पड़ता था, उसके साथ जो है चलना पड़ता था। एंड अब इनके जो इन्फेंट्री रेजिमेंट्स है ना, जो पैदल सैनिक होते हैं, जो फुट सोल्जर्स होते हैं ना, वो इनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सो इन द अर्ली 19th सेंचुरी अब जो ब्रिटिशर्स हैं ना वो एक यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर जो है वो यहाँ पे बनाना स्टार्ट कर देते हैं। एक प्रोफेशनल मिलिट्री जो होती है ना वो यहाँ पे बनाना स्टार्ट कर देते हैं। अपनी मिलिट्री को अब जो है ये एक तरह से यूरोपियन स्टाइल की ट्रेनिंग देते हैं, ड्रिल ट्रेनिंग देते हैं, डिसिप्लिन सिखाते हैं, जिसकी वजह से इन सैनिकों की जो लाइफ है ना वो अब ज्यादा रेगुलेट हो जाती है देन बिफोर। ओके, एंड हाउएवर जब ये जो ट्रेनिंग जब इन्हें इस टाइप की देनी स्टार्ट कर दी जाती है इंडियन सोल्जर्स को, तो तभी यहाँ पे प्रॉब्लम आती है, क्योंकि उनके जो कास्ट एंड कम्युनिटी फीलिंग्स जो थी ना वो यहाँ पे इग्नोर की जाती हैं जब इन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। कौन सी ट्रेनिंग थी? ये यूरोपियन स्टाइल की ट्रेनिंग थी। बट इंडिया में तो कास्ट एंड कम्युनिटी फीलिंग्स जो है वो ज्यादा मायने रखती हैं, तो उन्हें इग्नोर किया जाता था। एंड जिसकी वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो क्या जो इंडिविजुअल्स हैं वो इजीली अपने कास्ट एंड रिलीजियस फीलिंग्स को जो है गिव अप कर सकता है? कुड दे सी देमसेल्व्स ओनली एज अ सोल्जर्स? क्या वो अपने आप को एक जस्ट सोल्जर के तौर पे ही देखेगा एंड वो अपने आप को एक कम्युनिटी के मेंबर के तौर पे नहीं देखेगा जब वो सोल्जर बन जाएगा? एंड सिपाही जो थे वो क्या फील करते थे? एंड जब उनकी लाइफ एंड उनकी जो आइडेंटिटी जो है वो चेंज होना उसमें स्टार्ट हो जाता है तो वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं? एंड ये सारी चीजें हमें जो है ना ये जो सारी प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट होती है ना, इसका जो आंसर है ना वो हमें कहाँ पे देखने को मिलता है? 1857 के रिवोल्ट में जो है इसका आंसर हमें जो है मिलेगा। ओके, तो ये जब हम जो है 1857 के रिवोल्ट के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें इन क्वेश्चंस के आंसर हमें जो है इजीली मिल जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे कुछ और वर्ड्स का मीनिंग दे रखा है। धर्मशास्त्र क्या होते हैं? तो ये संस्कृत टेक्स्ट होते हैं जिसमें सोशल रूल्स एंड जो कोड ऑफ बिहेवियर होते हैं वो यहाँ पे प्रिस्क्राइब कर रखे होते हैं। कौन सी जो है ईरा से बिलोंग करते हैं? 500 BC ईरा से जो है ये बिलोंग करते हैं। सावर क्या होते हैं? वही घुड़सवार सैनिक हो गए, मैन ऑन हॉर्सेस। मस्किट क्या होती है? ये एक हैवी गन होती है जो कि इन्फेंट्री सोल्जर्स जो होते हैं ना, पैदल सैनिक जो होते हैं, उनके द्वारा जो है इन्हें यहाँ पे यूज किया जाता है। एंड मैच लॉक्स क्या होते हैं? ये एक पुराने टाइप की गन होती थी इन विच जो पाउडर था ना, इसमें पाउडर भरा जाता था एंड उसे एक मैच स्टिक के साथ जो है एक तरह से जलाया जाता था, राइट। तो ये कुछ मीनिंग्स यहाँ पे दे रखे थे। एंड विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर ऑल्सो। हमारा चैप्टर नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। एंड मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू चैप्टर एंड कुछ और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जो हैं ब्रिटिश हिस्ट्री के बारे में हम यहाँ पे कवर करेंगे। एंड अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन so that you can get the notification whenever I upload a new video. Thank you so much. Have a nice day. Bye bye.